मैं डिम्पिका एक बार फिर आप लोगों के सामने मौजूद हूँ अश्वत्था ट्री की एक और किताब पर बातचीत करने के लिए। और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तुलिका सिंह। आइए स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार मैम। तो दोस्तों, आज मैं जो अश्वत्था ट्री की किताब पर बात करने वाली हूँ उसका नाम है हीरोज, सेजेस एंड आसनास। क्या है इस किताब में खास, आइए शुरू करते हैं अपनी इस बातचीत में और जानते हैं इसके पीछे का क्या है राज। तो मैम, ये किताब है आसनास पर, सेजेस पर। हमने जितनी भी आपकी पुरानी किताब देखी हैं वो आपने कुछ पुराने किस्से और कहानियों से जो भी मैसेजेस हैं उसको लाने की कोशिश की है। ये किताब उनसे कैसे अलग है? डिम्पिका, जब हीरो, सेजेस एंड आसनास लिखने का समय आया था तो उस दौरान मेरी जो मेन मोटिवेशन फैक्टर जो रहा इस किताब को लिखने के लिए, कि मैं उस दौरान देख रही थी कि जो योगा है या योग है वो हमारे देश में और बाहर के देशों में जिस तरह से वेस्टर्नाइजेशन और कमर्शलाइजेशन हो रहा है योग का, क्योंकि जो अलग अलग हमारे जो आसन है उसको ट्री पोज, मंकी पोज ऐसे बोलकर उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, उसकी जो एग्जैक्टली जिस लिए उस आसन का नाम दिया गया है, वो सारी चीज़ें खोती जा रही हैं अभी भी। और आप बहुत सारे ऐसे योगा सुनेंगे कि बियर योगा है, मतलब बियर कप मग लेके आप योग कर रहे हो, और हॉट योगा है, और मतलब योगा के कपड़े आ रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें पूरी योगा के चारों तरफ एक पूरी इंडस्ट्री क्रिएट हो गई है। तो जिसमें कोई बुराई नहीं है, बट बुराई इसमें है कि जो ओरिजिनलिटी है उस चीज़ की वो खोती जा रही है, और योगा को एक नॉर्मल एक्सरसाइज जैसे जुम्बा हुआ या पिलाटे हुआ उसके जैसे सामंजस्य में लाकर रख दिया गया है। एक तरीके से उसको एक तरीके से एक्सरसाइज की तरह ही इस्तेमाल किया जा रहा है, कहा जा रहा है। तो उस दौरान मुझे ऐसा लगा कि जो छोटे बच्चे हैं, जो जब वो भी ऐसा देखते होंगे तो वो, क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल योगा के बारे में कभी जाना नहीं, कभी पढ़ा नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसी किताब लिखें जिसमें बहुत लंबे भाषण ना हो कि योगा क्या है, बल्कि मैंने ये सोचा कि जो योग आसन है, जो इवन स्कूल्स में बच्चों को कहा जा रहा है कि आप ट्री पोज करिए, आप अब कैट पोज कीजिए, तो इसलिए उस समय मेरे ध्यान में आया कि इतने महान ऋषि योगी हुए हमारे देश में। भारद्वाज ऋषि हुए, अष्टावक्र हुए, हनुमान जी हुए, मत्स्येंद्र जी हुए। तो ये सारे योगियों के नाम पर बहुत सारे ऐसे जटिल मुश्किल आसन हैं जिनको उनके नाम पर रखा गया है। तो हम क्यों उनको भूलते जा रहे हैं? क्योंकि उन आसन के पीछे बड़ी मेहनत जाती है, बड़े तपोबल जाता है, वो राइट एटीट्यूड से वो आसन करना चाहिए। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि उस ओरिजिनल आसन के नामों को वापस लेकर आए। और नेचुरली बुक 2, बुक 3 योग के बारे में भी आ सकती है, बट ओरिजिनली मुझे लगा कि ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि इट्स नॉट ट्री पोज, मंकी पोज, कैट पोज, इट इज़ अष्टावक्र आसन, इट्स हनुमान आसन, इट्स भरद्वाज आसन। तो इस किताब को बहुत ही सिंपल तरीके से ये भी टाइटल दे सकते थे कि योग सूत्र या योगा क्या है या योग आसन क्या है, लेकिन आपने बहुत ही अलग इसका टाइटल दिया। इसके पीछे भी कोई कहानी है क्या? योग सूत्र तो मैं लिखने की मेरी कैपेबिलिटी नहीं है। सूत्र जो होते हैं उसको जैसे छोटे छोटे, जैसे होता है थ्रेड्स ऑफ फिलॉसफी, थ्रेड्स ऑफ नॉलेज, इसलिए उनको कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत लंबे नहीं होते और वो छोटे छोटे, मतलब एक जिसको कहते हैं एक कैप्सूल ऑफ नॉलेज है, थोड़ी सी आप ले सकते हो, तो बहुत लंबी पोइटिक फॉर्म में वो नहीं होता है। तो पातंजलि योग सूत्र जो है वो घेरांड शास्त्र है, ये सारी संहिता जो है, ये सारी चीज़ें जो योग पर लिखी गई हैं। लेकिन क्योंकि मैं बच्चों के लिए लिखती हूँ और मेरा हमेशा ये काम रहता है कि मैं ये कोशिश हमेशा करती हूँ कि जो बच्चों के लिए ये पुस्तकें लिखी जा रही है बड़े सिंपल फॉर्म में उनको ये दर्शाया जाए, ये दिखाया जाए, और जो बड़ी सी जटिल कॉम्प्लेक्स बातें उसको बड़े सिंपल फॉर्म में उनको समझाया जाए। तो ये कोशिश रहती है। हम दो तरह की चीज़ें सुनते हैं जब भी हम योग के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं योग और कुछ लोग बोलते हैं योगा। क्या ये दोनों वर्ड्स एक हैं या इनके पीछे भी कुछ अलग अलग मीनिंग है? जी, एक्चुअली है तो शब्द, जो संस्कृत का असल शब्द है वो योग है, बट डाउन द इयर्स उसको जैसे उस शब्द को योगा बना दिया गया है। जैसे असल शब्द वेद है लेकिन उसको वेदा बना दिया गया है, तो असली शब्द जो है वो योग ही है।
और योग का मतलब जो होता है बहुत ही अगर कोई किसी भी चीज़ को हम देखें तो बहुत तीन तरह के मतलब हो सकते हैं। एक तो शब्दार्थ, जो शब्द का क्या अर्थ है, तो योग शब्द का अर्थ होता है यूनियन, जुड़ना। तो जब आपने कनेक्ट होना, जुड़ना, यूनियन, इस तरह से। फिर हम उसके जब अगर भावार्थ में आते हैं तो यूनियन माने हम सोचते हैं कि क्या चीज़ की यूनियन की बात कर रहे हैं वो, योग क्या चीज़ के, कौन सी दो चीज़ को मिलाता है। तो योग दो चीज़ को मिलाता है, वो कौन सी दो चीज़ है। तो अगर हम शब्दार्थ पर जाएं, फिर भावार्थ पर जाएं, फिर गूढ़ अर्थ पे जाएं, जो डीपर मीनिंग ऑफ यूनियन है वो है कि हमारा एक अपना ओरिजिनल सेल्फ है। हम जो हमारा जो अपना जो हम ओरिजिनली हैं, जिसको कहते हैं कि हम ब्रह्म हैं, हम ईश्वर हैं, तो वो हमारा स्वरूप है। और हम जीवन में जब हम पैदा होते हैं, समाज में पैदा होते हैं, परिवार में रहते हैं, स्कूल जाते हैं, तो ये जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है वो अगर बोल सकते हैं कि पोल्यूटेड हो जाता है, वो गंदा हो जाता है, वो प्रेजुडिसेस में, जजमेंट्स में अटक जाता है, तो वो एक स्वभाव बना लेता है। तो हम एक स्वभाव बन जाते हैं। तो ये स्वभाव और स्वरूप में एक दूरी आ जाती है। तो योग क्या करता है, इस दूरी को कम करता है। तो यूनियन ऑफ टू थिंग्स विच आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, बट बिकॉज एक दूरी आ गई, उस दूरी को कम करने के लिए योग की जरूरत होती है। मैम, मैं ये भी चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि आखिर ये अष्टांग योग क्या होता है। शायद आपने क्योंकि इस किताब को लिखते समय काफी कुछ पढ़ा भी है, और आप इजी शब्दों में बच्चों के लिए भी और आमजन के लिए भी उसको समझा सकते हैं। जी, अष्टांग योग को पूरी तरह से समझाने के लिए बच्चों के लिए दूसरी सीरीज योगा नंबर 2 योग सेजेस एंड आसनास को भी मैं लिख रही हूँ इस समय। बट अगर बहुत ही सिंपल फॉर्म में समझाया जाए तो अष्टांग योग के लिए हमें 8 स्टेप से जाना पड़ता है, और वो 8 जो स्टेप्स हैं उसके लिए यम होता है। यम का मतलब होता है सोशल एथिक्स। सोशल एथिक्स मतलब कि आप दुनिया में कैसे रहते हो, आप चोरी नहीं करोगे, आप झूठ नहीं बोलोगे, आप हिंसा नहीं करोगे। तो ये यम जो है वो पहली शुद्धि के बारे में बात करता है। नियम जो है वो आपके पर्सनल एथिक्स के बारे में बात करता है कि आप खुद कैसे होते हो, ऑनेस्ट हो, अपने शरीर को शुद्ध रखते हो, आप संसार से कंटेंटेड हो, आप ऑस्टेरिटी में रहते हो। ऑस्टेरिटी मतलब तपश्चर्या में रहते हो। तो यम नियम जो है, उसके बाद आता है आसन, आसन के बाद आता है प्राणायाम। तो इस तरह से 8 स्टेप्स जो हैं अष्टांग योग के, एक एक करके हम जाते हैं। तो अभी आजकल अगर आप योग में देखिएगा तो आप 3 महीने का कोर्स करके, 6 महीना कोर्स करके आप योगा टीचर बन सकते हैं। लेकिन जो पातंजलि योग सूत्र है वो इन 8 स्टेप्स को लेकर चलती है, जिसमें यम नियम, पहले तो आप अपने पर्सनालिटी को बदलिए, आप अपने मेंटल बीइंग को थोड़ा चेंज कीजिए, तब जाके आपके अंदर वो शुचिता आती है, पवित्रता आती है कि आप आसन सिद्धि कर सकते हो। तो आसन के बाद आता है प्राणायाम। अपने प्राणों पर अब आप कंट्रोल करोगे, इन गोइंग आउट गोइंग जो ब्रेथ आप सुनते हो योग में, तो आप उस पे कंट्रोल करोगे। उसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब कि आप अपने सेंस को कंट्रोल करोगे। तो बहुत सारे एक एक पॉइंट करते करते जो अष्टांग 8 स्टेप्स से लेके समाधि तक हमें पतंजलि योग सूत्र में बताया जाता है। जो समाधि इतनी आसान नहीं है। समाधि मतलब आप अपने स्वरूप से, स्वभाव और स्वरूप अब एक हो गए, योग हो गया, यूनियन हो गया। तो समाधि जो है वो अष्टांग योग की 8वीं सिद्धि है, 8वीं लेवल ऑफ योग है। तो इसको ये पूरा का पूरा मतलब मानव जीवन निकल जाएगा अगर ये कोई इसको 8 स्टेप्स को पूर्ण तरीके से सिद्ध करना चाहे तो क्या हम ये मान के चलें कि जो आजकल के समय में हम योग का कंसेप्ट समझ रहे हैं, जिसमें हमें कुछ खास तरह के आसन करने बताए जाते हैं या इसके अलावा प्राणायाम करने बताए जाते हैं, तो क्या हम स्टेप्स को फॉलो नहीं कर रहे तो ये सही मायने में योग नहीं है या इसका कुछ नुकसान है? जी, मैं इसको ये नहीं कह सकते कि वो योग नहीं है, बट इसको अगर हम इसको सही तरीके से करेंगे तो उसका असर हमें जल्दी समझ में आएगा। क्योंकि आप सुनेंगे कि भाई मैं तो आसन करता हूँ, मैं तो प्राणायाम करता हूँ, फिर भी मैं स्ट्रेस रहता हूँ, फिर भी मेरी तबीयत खराब होती है। मतलब जो चीज़ जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो हमें मिल नहीं रहा, इवन दो हम वो चीज़ कर रहे हैं। तो क्योंकि आपने पहले के 2-3 स्टेप्स छोड़ दिए हैं, पहले आपने अपने माइंड को प्योर नहीं किया है, और अब आप बस
अब कहा जाता है कि मैं स्ट्रेस थी तो मैं ध्यान में बैठ गई। जब आप स्ट्रेस होते हो तो ध्यान में तो कभी भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जब आप स्ट्रेस स्टेट में हो तो आपके विचार जो है वो कंटिन्यूअस आपको बम्बार्ड करे, इतने सारे विचार आ रहे हैं, और उस समय आप क्या ध्यान लगाओगे? आपका सारा ध्यान उस स्ट्रेस पे रहेगा और फिर आप और स्ट्रेसफुल हो जाओगे, क्योंकि आप उसी चीज को बार बार उसका मनन कर रहे हो। तो ये सारी चीजें जो हमारे यहाँ पे सिखाई जा रही है वो इसीलिए क्योंकि हम उसको गलत तरीके से, जैसे होता है ना, दवा को गलत तरीके से ले रहे हैं, अगर आप गलत तरीके से लेंगे तो उसका गलत असर होगा। तो इसलिए ये अष्टांग योग जो स्टेप बाय स्टेप हमें वो 8वें स्टेप तक पहुंचना है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका रूट जो था वो बहुत ही अलग स्वरूप में था, अब हम तक जो पहुंच रहा है वो एक अलग स्वरूप में पहुंच रहा है। ये समय की मार कहें या लोगों का इंटरेस्ट कम होता है इन चीज़ों में, जिस वजह से हम, जैसे आपने भी बताया कि योग के 8 स्टेप्स हैं लेकिन कर हम सिर्फ 2 ही रहे हैं या अधूरे स्टेप्स कर रहे हैं, तो जो स्वरूप है उसका बदलना किन कारणों पे डिपेंड करता है वो सब? जी, बिकॉज देखिए आजकल का जो युग है इतना कमर्शियल युग आ गया है कि हम सबके पास, किसी के पास समय नहीं है, और बिकॉज हमारे पास समय नहीं है तो हमारे उठने सोने का समय, जो भोजन कर रहे हैं, जिस तरह का पानी पी रहे हैं, ये सारी चीजें दूषित हो चुकी है, और दूषित होने के कारण हमारा फिजिकल मेंटल वेलबींग जो है वो डिसबैलेंस हो चुका है। और उस डिसबैलेंस वेलबींग तो है ही नहीं अब ये, लेकिन डिसबैलेंस जो हेल्थ है उसको हम किसी ना किसी तरीके से उसको पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोटीन खा रहे हैं, विटामिन खा रहे हैं, आयुर्वेद भी कभी फाँक ले रहे हैं, कभी योग कर ले रहे हैं, तो ये इससे तो होगा नहीं, इससे वो आधा अधूरा जो रिजल्ट है वही मिलेगा। इसीलिए जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उन्होंने किस तरीके से ब्रह्म मुहूर्त में उठना सिखाया, उठने के बाद सबसे पहले क्या करना है, कब प्राणायाम करना है, कब ध्यान करना है, कब प्रत्याहार करना है, ये सारी चीजें लिखी हैं और बहुत ही तरीके से बताई गई हैं। तो अब अगर किसी को अगर योग को पूरी तरह से समझना पड़ेगा तो उनको अपने लाइफ की बहुत ही इम्पोर्टेंट आवर्स योग को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम योग भी कर लें और संसार की सारी चीजें भी कर लें। तो एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, और हम दोनों हाथ में लड्डू नहीं रह सकते। या तो आप योग पूर्ण तरीके से अच्छे से कर सकते हैं, या आप संसार को पूरी अच्छी तरह से जी सकते हैं। तो एक या तो फिर समय से उठिए, हेल्दी भोजन कीजिए, योगाभ्यास कीजिए, और समय लगेगा ये, और नित्य निरंतर करना पड़ेगा इसको। ऐसा नहीं कि 5 दिन किया फिर भूल गए। तो ये करते 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 फिर सालों बाद धीरे धीरे इन सब चीजों का असर दिखाई देगा। आपने अपनी बातचीत की शुरुआत में ये कहा था कि लोग जो हैं कुछ खास योगा आसन का नाम बदल कर उसको सिखा रहे होते हैं। आपने इस किताब में काफी इंटरेस्टिंग तरीके से अलग अलग योगासन के बारे में बताया, और मैं जानना चाहूंगी कि हर एक योगासन के पीछे की जो कहानी आपने इस किताब में लिखी है वो हमें और हमारे दर्शकों को बताएं। इसमें आपने लिखा अष्टवक्र आसन। जी, इसके पीछे क्या कहानी है? हाँ जी, अष्टवक्र जो थे वो अष्ट का मतलब जैसा बताया कि 8 होते हैं, वैसे ही अष्टवक्र जब पैदा हुए थे तो 8 जगह से टेढ़े थे, तो डिफॉर्म्ड बॉडी थी उनकी। और तो वो मैंने लिखा है कि अष्टवक्र की बॉडी डिफॉर्म्ड क्यों थी, और डिफॉर्म्ड बॉडी में भी वो कहा जाता था कि वो ब्रह्म ऋषि थे, वो ब्रह्म ज्ञानी थे। तो ब्रह्म ज्ञानी जिसका शरीर भी मतलब इतना अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा था, और वो इतने ज्ञानी थे, कहा जाता है कि वो राजा जनक के गुरु बने और राजा जनक को उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया था। तो अष्टावक्र किसी आसन के बारे में बता रहे हैं, या अष्टावक्र कोई आसन को हम अष्टावक्र के नाम पर दे रहे हैं, तो वो एटीट्यूड कैसा होना चाहिए जब हम उसको कर रहे हैं। तो वो उस मनुष्य के बारे में सोचिए जिसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा है, लेकिन वो इतना ज्ञानी है, वो उसको संसार से वो इतना डिटैच्ड रहता है, वो इतना वैरागी है। तो वो जब कोई आसन कर रहा है तो उसके अंदर कैसा एटीट्यूड होगा। तो जब हम जिस आसन के ऊपर उस योगी का नाम हमें पता रहेगा, तो हमें पता रहेगा कि एटीट्यूड कैसा होना चाहिए इस आसन का। जैसे आगे आप देखिएगा इसी पुस्तक में भगीरथ आसन आता है, तो कहा जाता है कि भगीरथ जो राजा भगीरथ थे, उन्होंने किस तरह से माँ गंगा को स्वर्ग से लाने के लिए, धरती पर लाने के लिए
उन्होंने भगीरथ प्रयत्न किया था, कहा था हजारों साल उन्होंने शिव जी को मनाया, ब्रह्मा जी को मनाया, फिर वहाँ गंगा को मनाया। फाइनली जाकर जब गंगा धरती पर गिरी और आई और किस तरह से उनके सारे जो एंसेस्टर्स थे उनको मुक्त किया। तो लेकिन जब वो भगीरथ प्रयत्न की बात की जा रही है, प्रयत्न मतलब रिलेंटलेस एफर्ट, मतलब हार रहे फिर भी लगे हुए, लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो, लेकिन फिर भी आप लगे हुए हो। तो वो आसन जब आप कर रहे हो तो आप बार बार गिर रहे हो, आपसे हो नहीं रहा, आप थक रहे हो, डिसबैलेंस हो रहे हो। लेकिन अगर आपको ये बोला जाए कि आप भगीरथ आसन कर रहे हो, सोचो उस भगीरथ के बारे में जिसने हजारों साल तप किया, जो कुछ और भी कर सकता था, वो भी तो लाइफ एंजॉय कर सकता था, बट उसने प्रयत्न किया, उसने मेहनत की, वो हजारों साल एकदम सूर्य में, बारिश में, ठंड में वो खड़ा रहा एक पैर पर। तो वो भगीरथ आसन आपको करने के लिए बोला जा रहा है। तो वही मैं कह रही हूँ कि जब हम वो उस आसन को, उस योगी के नाम को याद करते हुए करते हैं, तो उस आसन में एक राइट एटीट्यूड आ जाता है। चीजों को आसान करना ये अच्छी बात है, बट आसान करने में कोई भी चीज को जब हम बहुत इजी करने की कोशिश करते हैं तो वो इजी करने में उस चीज का जो एसेंस है वो गुम हो जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे अभी भी अगर हम घर में पास्ता बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, बहुत ही मॉडर्न युग का एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ कि तो आजकल सब कुछ मिल रहा है आपको, बना बनाया पास्ता भी मिल रहा है, बने बने सॉस भी मिल रहा है, आप खरीदिए और सब कुछ डालिए और बनाइए। और एक है जब आप कोई चीज को एकदम स्क्रैच से बना रहे हैं तो उसका स्वाद, उसकी जो फ्रेशनेस है, उसके अंदर जो भी टेस्ट आएगा वो बहुत ही डिफरेंट होगा। तो वो जो क्विक करने की कोशिश में जो चीज को हम प्रेजेंट करते हैं और जिसमें हम चीजों के अंदर राइट चीजें डालते हैं, राइट इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, उसका जो असर आपके शरीर पर होगा, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो ये एग्जाम्पल है कि हम अगर ट्री पोज बोल के फटाफट कर जाए, और अगर मैं उस बच्चे को बोलूं कि भगीरथ कौन थे, मैं 5 मिनट उनको कहानी बता दूं और अब कहूं कि अब उस भगीरथ की तरह कोशिश करो जिन्होंने इतनी कोशिश की, क्या आप उतनी कोशिश 2 मिनट भी नहीं कर सकते, 5 मिनट भी नहीं कर सकते? तो वो एटीट्यूड अब उस बच्चे में बदल जाएगा। जबकि अगर हम सिर्फ बोले कि अब आप ट्री पोज करो तो वो उतना मजा नहीं आएगा, इट इज वेरी ब्लैंड, बहुत ब्लैंड है वो। ठीक है, तो ये मेरी कोशिश है कि हम उसके ओरिजिनलिटी को खोने ना दें। तो मैम, मैं इस किताब को जब पढ़ रही थी और जब देखा तो एक तो ये किताब बहुत ही कलरफुल है। आपने हर एक आसन के लिए एक जो भी नई कहानी आपने दिखाई है उसको एक अलग कलर में दिखाने की कोशिश की, और कलर्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ब्लू, ऑरेंज। पर एक और चीज़ जो इस किताब को खास बनाती है वो ये कि शायद इस किताब को जो आपने बाकी किताबें लिखी वो स्टोरी फॉर्म में लिखी थी और ये पोइट्री फॉर्म में लिखी है। मैं चाहूंगी कि आप इस किताब की कुछ खास पोइट्री को हमारे साथ शेयर करें। पोइट्री फॉर्म में आई थिंक एक पोइट्री है जो सबसे पहले मैंने लिखी थी और उसके बाद मुझे लगा कि इसको एक बुक की तरह लिख सकते हैं। तो आज हम अपने दर्शकों को वो वाली पोइट्री जो है हनुमान आसन, तो हनुमान जी को हमने देखा कितनी बार जो फोटोज, इमेजेस में हनुमान जी ऐसे उड़ रहे हैं, अपने पैरों को ऐसे किया हो, तो स्प्लिट पोज, आजकल उसको स्प्लिट पोज कहा जाता है, लेकिन उसका असली नाम हनुमान आसन है। तो हनुमान आसन को एक पोएम फॉर्म में कैसे डाला है कि कहा जा रहा है कि जब लक्ष्मण जी इंद्रजीत के बाणों के बाद जब घायल हो गए, बाणों से घायल हो गए थे, और किस तरह से हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा गया था, तो किस तरह से हनुमान जी उस स्पीड से गए हैं, तो स्पीड के बारे में हनुमान जी के उस आसन, उस बॉडीली फॉर्म को एक तरीके से हनुमान आसन जिसको कहा जाता है डाला गया है। तो मैं पढ़ देती हूँ। टू एस्टैब्लिश धर्मा इन हिज वे, colossal war was in sway. Rama's army against Ravan played. Both teams were equally weighed. Lakshman single-handedly destroyed. Ravan clearly looked annoyed. Sending Indrajit his mighty son, with magic, sorcery and battles won. Indrajit entered with thunderous sound, killing warriors like in a playground. Unleashing his deadly astra bounded, leaving Lakshman fatally grounded. Rama's army commotion flared. He called Hanuman in despair. "O Hanuman, my brother, be on run. Get Sanjeevani before the rising sun." Hanuman, taking a gigantic leap, crossed the ocean in one sweep.
reached Himalayas without a rest. Devotion to Ram was in test. Lost in herbs and ticking time, in love of Ram his heart sublime, medicine Sanjeevani he couldn't find, so calling Rama in his mind, he swooped the mountain with belief, reaching Rama clouded in grief, giving Lakshman the herbal potion, he brought his life back in motion. So, when life throws a challenging spread, roaring confidently leap ahead, you can break the impossible notion, all you need is complete devotion. को सही बात कही आपने कि ओरिजिनलिटी खोना अपने आप में लॉस का एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये जैसा कि आपने शुरुआत में भी कहा था कि आप अपने जो लिखने का जो कंसर्न है वो बच्चों को ध्यान में रखकर करती हैं, लेकिन ये किताब अगर वो सभी लोग पढ़ें जिन्होंने योगा ज्वाइन किया है, योगा करना उनको पसंद है, एक्सरसाइजेस करना पसंद है या योग टीचर बनना चाहते हैं, उन सभी के लिए किताब पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हर आसन के पीछे, जैसा कि मैम ने बोला कि हर आसन के पीछे एक कहानी है, उनका अपना एक एफर्ट है। पहले उस फील को आपको लेकर आना पड़ेगा अपने अंदर और तब उस आसन के जो अच्छे असर हो सकते हैं वो आपके शरीर पर दिखना शुरू हो जाएंगे। मैम, आपने इतना अच्छा नॉलेज हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से हर एक काम के पीछे कोई ना कोई एक बहुत ही महान राज छुपा होता है और जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। यही लागू होता है हमारे योगासनों पर। आज हम जिस तरीके के योगासन कर रहे हैं उसकी कहानी कितने सालों पहले कुछ खास ऋषि और मुनियों ने लिख दी थी, उस तप को हम तक पहुंचाने की कोशिश की थी जो उन्होंने उस समय पे सहा था, ये कह सकते हैं कि जो फील किया था। इसलिए बहुत ज़रूरी है हर एक इंसिडेंट के पीछे की कहानी को जानना, हर एक किस्सों को जानना। अश्वत्था ट्री सीरीज में हम उन्हीं किस्सों को आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, आगे हम और भी किताबों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। नमस्कार।